वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट तुलनात्मक सरकार। इसके हम अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। एक बात मैं पहले ही बता दूं, इससे पहले आपने जितनी भी क्लासेस देखी हैं उन सभी में एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें, और वो क्लासेस चाहे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए हैं। लेकिन ये वाली जो सेशन है, ये वाला जो क्लास है, ये केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। ये वीडियो है एज अ रिवीजन। यदि आपको एक ही बार में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, अपनी नज़रों के सामने को निकालने हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट के, तुलनात्मक सरकार के। और यदि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन स्किप दिस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, इसमें मैं मॉडल पेपर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं पढ़ने की बात। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विधि का शासन किसकी रचना है? तो विधि का शासन डाइसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के रचयिता का नाम लिखिए। न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक के रचयिता लॉर्ड हैवॉर्ड हैं। विकसित संविधान का उदाहरण दीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं विकसित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, और क्योंकि इसका निर्माण न तो किसी निश्चित डेट में तिथि में हुआ है और न ही किसी संविधान सभा के द्वारा हुआ है। ब्रिटिश संविधान तो क्रमिक विकास का परिणाम है। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह विकसित तथा परिवर्तित होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व बताइए। या क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, संवैधानिक अभिसमय से आप क्या समझते हैं? या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, परंपराओं का क्या अर्थ है? संवैधानिक अभिसमय अथवा परंपराएं वे सिद्धांत, प्रथाएं तथा नियम हैं जो राजा अथवा रानी तथा उनके मंत्रियों के कार्य व्यवहार का नियमन करते हैं और संसद की गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। ब्रिटिश संविधान में इन अभिसमयों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन का संविधान इन अभिसमयों के बिना चल ही नहीं सकता। ये जो अभिसमय हैं, इनके बिना ब्रिटेन का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, कानून में राजा अथवा रानी अब भी यह अधिकार रखते हैं कि वे पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को रद्द कर दें, परंतु परंपराओं ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका राजतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। यदि वो पार्लियामेंट बनाए, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द कर देते हैं, तो इससे उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका जो राजतंत्र है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो वहाँ पर 3 विशेषताएं मैंने अच्छे से बताई हैं ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं, वैसे वहाँ तो लॉन्ग में हमने किया था और लॉन्ग में हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी थी, तो उन्हीं में से आपको कोई भी 2 लिख देनी है। ठीक है, लॉन्ग में भी हम इसको कर चुके हैं। ब्रिटिश संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। ब्रिटिश संविधान एकात्मक है और वहाँ विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ चलता है। ब्रिटिश संविधान एकात्मक संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। संपूर्ण ब्रिटेन का शासन एक ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। ठीक है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन की सभ्य संसार को प्रमुख देन है। उसके अनुसार ब्रिटेन में शासन कानूनों का है और अर्थात वहाँ कानून को सर्वोच्चता दी गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान परिवर्तनशील है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। इंग्लैंड का संविधान अलिखित होते हुए भी लचीला है। लचीले संविधान से अभिप्राय उस संविधान से है जिसमें साधारण प्रक्रिया से संशोधन लाया जा सके अथवा जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। ब्रिटेन में संसद को कानून निर्माण करने के, संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संसद द्वारा साधारण कानून निर्माण व संवैधानिक कानूनों में संशोधन के लिए एक ही विधि को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक अभिसमयों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सर विलियम होल्ड्सवर्थ तथा डॉक्टर WI जेनिंग्स के मत के अनुसार अभिसमय की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? संविधान को व्यवहारिकता देना। अभिसमय संविधान को वास्तविक रूप प्रदान करते हैं, चूंकि संविधान को मनुष्य क्रियान्वित करते हैं और उसके लिए सहयोग की भावना आवश्यक है, जिसे ये अभिसमय जागृत करते हैं। संविधान का आवश्यकता अनुसार अनुकूलन दूसरी विशेषता है इसके अभिसमय की। ये अभिसमय संविधान को समाज की बदली हुई आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं। इस प्रकार अभिसमय कानून तो नहीं है, लेकिन
कानून के समान है तथा संविधान की आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कानून का शासन क्या होता है? कानून का शासन, ब्रिटिश संविधान कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिटेन में शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से न होकर विधि के अनुसार होता है, कानून के अनुसार होता है। कानून सबके लिए समान है। वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अन्य देशों की भांति संविधान में चर्चा नहीं की गई, परंतु फिर भी वहाँ के नागरिकों को अन्य देशों के नागरिकों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रताएं, ज़्यादा फ्रीडम प्राप्त है। इसका प्रमुख कारण कानून का शासन है। अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कानून के शासन की दो विशेषताएं हैं, किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध दंड नहीं दिया जा सकता, कानून से अलग हटके दंड नहीं दिया जा सकता, राज्य के सभी व्यक्ति साधारण कानूनों के अधीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट के व्यक्तिगत कोई 4 अधिकार लिखिए। जो ब्रिटेन में सम्राट होता है, राजा होता है। संवैधानिक परंपराओं के अनुसार सम्राट को कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। एक प्रथा के अनुसार सम्राट कॉमन सभा के, हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दूसरा अधिकार है, संसद के उद्घाटन के समय सम्राट भाषण देता है। तीसरा, वह दलों के नेताओं का सम्मेलन बुला सकता है। और चौथा, देश के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे लॉर्ड चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और न्यायाधीश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अथवा रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित परंपराएं कौन सी हैं? राजा अथवा रानी के कार्य व्यवहार से संबंधित परंपराएं ये हैं जो नीचे दी गई हैं। सम्राट बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, राजा अथवा रानी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। तीसरा, सम्राट को यद्यपि कॉमन्स सभा को भंग करने के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, परंतु अब यह रूढ़ि स्थापित हो गई है कि वे अपने अधिकार का उपयोग केवल प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेंगे। परंपराओं ने रानी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वह संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों को अपनी स्वीकृति दें। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में राजा तथा क्राउन के बीच, क्राउन के मध्य निहित 2 अंतरों को लिखिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राजा तथा क्राउन में 2 अंतर बताइए। ब्रिटेन में राजा तथा क्राउन के मध्य निहित अंतर निम्नलिखित हैं। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो इस प्रकार है। राजा वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। क्राउन राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। राजा व्यक्ति विशेष है, क्राउन राजशक्ति का प्रतीक है, अर्थात सैद्धांतिक रूप से राजा को जो शक्तियां प्राप्त हैं व्यवहार में उनका प्रयोग क्राउन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद को किस प्रकार की संज्ञा प्रदान की जाती है और यह कहाँ स्थित है? ब्रिटिश संसद, जिसे संसदों की जननी कहा जाता है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद की स्थिति क्या है? ब्रिटिश संसद सर्वशक्ति संपन्न, सर्वोपरि एवं असीमित अधिकार क्षेत्र वाली विश्व की एक विलक्षण यानी एक यूनिक संस्था है, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का कौन सा सदन वर्तमान समय में शक्तिशाली है? ब्रिटिश संसद का निम्न सदन, जिसको कॉमन सभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कहते हैं, वो सबसे शक्तिशाली सदन होता है। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन का नाम लिखिए। ब्रिटिश संसद के उच्च सदन का नाम है लोक सभा। ब्रिटिश संसद में 2 तरह के सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। 2 तरह के सदन है, जैसे भारत में है एक लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है भारत में राज्यसभा। ऐसे ही ब्रिटेन में जो निम्न सदन है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सभा, या कॉमन सभा से मतलब है हाउस ऑफ कॉमन से। कॉमन सभा का कार्यकाल कितना है? कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में सदन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की 2 उपयोगिताएं लिखिए। पहली, लॉर्ड सभा कॉमन सभा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो हाउस ऑफ कॉमन्स की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। दूसरा, लॉर्ड सभा कॉमन सभा का कार्यभार हल्का करती है। साधारण विधेयक इसमें भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी जो साधारण विधेयक हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सभा में सीटों को किसके लिए सुरक्षित रखा जाता है? कॉमन सभा में सीटों को केवल मंत्रियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में कौन सी शासन व्यवस्था है? ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
ब्रिटिश मंत्रिमंडल की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की दो विशेषताएं हैं, प्रधानमंत्री का सुयोग्य नेतृत्व और कॉमन सभा में, हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास प्राप्त संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामूहिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से ब्रिटिश मंत्रिपरिषद हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 24 है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के प्रमुख दो कार्यों को लिखिए। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के दो प्रमुख कार्य हैं, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण तथा राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश कानून एवं न्याय की दो विशेषताएं हैं, साधारण कानून तथा साधारण न्यायालयों की सर्वोपरिता तथा फौजदारी तथा दीवानी कानून का अंतर। अगला प्रश्न है, क्या ब्रिटेन की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया है? हाँ, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल और संसद एक हैं तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है, ऑपोजिट है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के समस्त न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने के लिए कब प्रयास किए गए? ब्रिटेन के सभी न्यायालयों को एक सूत्र में बांधने के लिए सन 1873 से 1879 के बीच अनेक अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटेन की दलीय पद्धति के विषय में आप क्या जानते हैं? ब्रिटेन में सदैव से ही दो ही प्रमुख दल रहे हैं। जब कभी तीसरे दल का अभ्युदय हुआ तभी मतदाताओं ने एक दल को निष्क्रिय कर दिया। विंग तथा टोरी जो द्विदलीय प्रथा प्रारंभ हुई, वह आज अनुदार तथा श्रमिक दल के रूप में विद्यमान है। अंग्रेजों की मनोवृत्ति व्यवहारिकता, मूलभूत राष्ट्रीय एकता तथा इस द्विदलीय पद्धति के आधार है। गिलबर्ट का मत है, यह विधि का कैसा विधान है कि इस देश में जो भी छोटा बालक या बालिका उत्पन्न होती है और जीवित रहती है, या तो वह उदार दलीय या अनुदार दलीय बालक या बालिका होती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में विधि के शासन की दो विशेषताएं लिखिए। ब्रिटेन में विधि के शासन की दो विशेषताएं हैं, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। नागरिक को बिना कारण बताए नजरबंद या बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब निर्मित किया गया तथा इसमें कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सन 1787 में फिलाडेल्फिया में बनाया गया था तथा इसे सन 1789 ईस्वी में लागू किया गया। इसमें 7 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के संविधान के विकास में परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को स्पष्ट कीजिए। ब्रिटेन की ही तरह अमेरिका के संविधान के विकास में परंपराओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। वास्तव में इतना विकास संशोधन से नहीं हुआ जितना परंपराओं से हुआ है। परंपराओं के कारण ही मंत्रिमंडल का अस्तित्व है। इस परंपरा को जॉर्ज वाशिंगटन ने स्थापित किया था जब उसने अपने मंत्रियों से परामर्श लेना आरंभ किया। अन्य राष्ट्रपतियों ने इसका अनुसरण किया। राष्ट्रपति का सीनेटोरियल शिष्टता का आधार भी परंपरा का परिणाम है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करते समय केवल 2 सीनेट सदस्यों से परामर्श लेते हैं। समितियों की रचना एवं शक्तियां, कार्यपालिका, समझौते आदि सभी परंपराओं का परिणाम है। इन परंपराओं से संविधान का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला, प्रत्याशी जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, अमेरिका में उसके निवास की अवधि 14 वर्ष से कम ना हो, उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे संपन्न होता है, या वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचक मंडल के द्वारा संपन्न होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की किन्हीं 2 उन्मुक्तियों का उल्लेख कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की 2 उन्मुक्तियां, नंबर 1, राष्ट्रपति देश के प्रधान के रूप में कहीं भी आ जा सकता है। दूसरा, किसी भी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए किस व्यक्ति का चयन किया जाता है? अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राय उसी व्यक्ति का चयन किया जाता है जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के निवास के राज्य से मित्र राज्य का निवासी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेटोरियल शिष्टता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सीनेटोरियल शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं? सीनेट का शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं?
अमेरिका में सामान्यतः सभी उच्चाधिकारियों जैसे न्यायाधीश, कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष, अवर सचिव तथा सहायक सचिव, राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से करता है। बहुत से संघीय पदों, विशेषतः स्थानीय पदों पर राष्ट्रपति एक विशेष प्रथा के अनुसार नियुक्ति करता है। इसे ही सीनेटोरियल शिष्टाचार कहते हैं। अगला प्रश्न है पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार को स्पष्ट कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की जेबी निषेधाधिकार की शक्ति को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्तियों को लिखिए। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास, वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका की, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तब राष्ट्रपति को उस पर 10 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है। यदि राष्ट्रपति उसे 10 दिन के अंदर स्वीकृत न करे और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो वह विधेयक कांग्रेस के पुनः अधिवेशन प्रारंभ होने की तिथि तक राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रहता है तथा यह अवधि राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने 307 बार जेबी निषेधाधिकार तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 260 बार विधेयकों पर जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? उसके दो सदनों के नाम लिखिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम लिखिए। कांग्रेस से मतलब वहाँ संसद से है। इनमें कौन सा सदन उच्च है? या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम लिखिए। देखिए, अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। इसके दोनों सदनों का नाम है प्रतिनिधि सभा और सीनेट। इसमें सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है। अगला प्रश्न है, क्या अमेरिका की कांग्रेस सर्वोच्च है? अमेरिकी शासन व्यवस्था में कांग्रेस की शक्तिशाली भूमिका होने के बावजूद भी वह ब्रिटिश संसद की भांति सर्वोच्च नहीं है। अगला प्रश्न, कांग्रेस की विधायी शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कांग्रेस की विधायी शक्तियों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं? अभिव्यक्त शक्तियाँ, निहित शक्तियाँ, समवर्ती शक्तियाँ, निर्देशात्मक अथवा अनिर्देशात्मक शक्तियाँ और संशोधन की शक्तियाँ। अगला प्रश्न, कांग्रेस की किन्हीं 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस की 2 शक्तियाँ हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट लगाने का अधिकार और निर्वाचन संबंधी अधिकार। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में विश्व के द्वितीय सदनों में से सर्वाधिक शक्तिशाली सदन किसे कहा जाता है? वर्तमान समय में विश्व के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन अमेरिका की सीनेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या सभापति को वाद विवाद में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार है? नहीं, सभापति को वाद विवाद में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं है। समान मत आने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसी विधेयक के संबंध में यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है, कांग्रेस के दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है, तो उसे किस प्रकार से समाप्त किया जाता है? किसी विधेयक पर मतभेद की स्थिति में उसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सीनेट इस व्यवस्था में सदैव लाभ की स्थिति में रहती है। प्रश्न है अगला, अमेरिका में अतिभाषण फिलीबस्टरिंग को संक्षेप में लिखिए। या अमेरिकी सीनेट में फिलीबस्टरिंग व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फिलीबस्टर सीनेट की कार्रवाई की एक विशेष बात फिलीबस्टर है, जिसे इसके कार्य संचालन का एक दोष कहा जा सकता है। सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय में 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह भी प्रतिबंध लागू नहीं होता। मूल रूप में यह व्यवस्था इस दृष्टि से की गई थी कि प्रस्तावित विषयों पर पूर्ण वाद विवाद हो सके, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद कालांतर में सदस्यों, विशेषता अल्पमत वाले सदस्यों द्वारा इसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया गया। उनके द्वारा एक विशेष विधेयक या सरकारी कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से निश्चित समय तक बोलने की प्रवृत्ति अपना ली गई और ऐसे लंबे लंबे भाषण दिए जाने लगे कि जो विचाराधीन विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इस वाद विवाद को ही फिलीबस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा अपने किसी भी सदस्य को सदन से किस प्रकार निष्कासित कर सकती है? प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को सदन से बहिष्कृत कर सकती है। अगला प्रश्न है, शक्तियों के निहित सिद्धांत
की विवेचना कीजिए या निहित शक्तियों के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अमेरिका में केंद्र सरकार को संविधान में वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी शक्तियां भी प्राप्त हैं जो उन शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं। यही निहित शक्तियों का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों की किस प्रकार की व्यवस्था है? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों की दो प्रकार की व्यवस्था है, संघीय न्यायालय और राज्यों के न्यायालय। अगला प्रश्न है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई विवाद किन दशाओं में लाया जाता है? किसी एक का उल्लेख कीजिए। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में कोई विवाद राज्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितने प्रकार का है? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार का है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस प्रकार के होते हैं? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होते हैं तथा उनके विरुद्ध किसी भी अन्य न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश अपीलें कहाँ से आती हैं? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश अपीलें अधीन संघीय न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। डिमोक ने न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा इन शब्दों में की है, न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए वादों में न्यायालय द्वारा उसे जांच को कहते हैं, जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। प्रोफेसर कॉर्विन के शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त हैं, जिन्हें वे अवैध व व्यर्थ समझें। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के नाते सर्वोच्च न्यायालय का क्या उत्तरदायित्व है? संविधान के संरक्षक के नाते सर्वोच्च न्यायालय को उन सभी कृत्यों पर अंकुश रखना पड़ता है जो अमेरिका के मौलिक कानून यानी संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान का रक्षक ही नहीं, यह उसकी व्याख्या करने वाली एकमात्र संस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान में संशोधित प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 में किया गया है। इसके अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 2/3 सदस्य यदि आवश्यक समझें तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, या 2/3 राज्यों के विधानमंडलों की प्रार्थना पर कांग्रेस एक सम्मेलन बुलाएगी जो संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पारित करेगी। यह संशोधन प्रस्ताव 3/4 राज्यों में विधानमंडलों द्वारा या सम्मेलन द्वारा जैसे भी कांग्रेस द्वारा निश्चित किया जाए स्वीकृत होने पर ही लागू होगा तथा संविधान का अंग बन जाएगा। अमेरिका के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। अमेरिका के दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिकी संविधान के संघ की दो विशेषताएं बताइए। अमेरिकी संविधान के संघ की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, लिखित एवं कठोर संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें स्विट्जरलैंड और फ्रांस से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की दो विशेषताएं बताइए। स्विट्जरलैंड के संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। प्राचीनतम संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान वहां के प्राचीनतम गणतंत्र सिद्धांतों पर आधारित है। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर प्राचीन काल से ही गणतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दूसरी विशेषता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वर्तमान गणतंत्र राज्यों में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इस संबंध में एक विद्वान ब्रुक्स का मत है, स्विट्जरलैंड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करवाती है। स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया लिखिए, या स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन हेतु जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इस पर जनमत संग्रह किया जाता है। जनमत संग्रह में सभी कैंटनों में इस पर बहुमत होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है? स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों की किसी एक स्थान पर व्याख्या नहीं की गई है। ये अधिकार संविधान में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। संविधान की धारा 4, 27, 49 व 55 मौलिक अधिकारों की व्याख्या करती है। इन धाराओं के आधार पर नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। सभी कैंटनों के नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता के साथ शिक्षा प्राप्त करने तथा धार्मिक पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के निर्वाचन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।
स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका को फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसके निम्न सदन को कहते हैं राष्ट्रीय परिषद और उच्च सदन को कहते हैं राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद के संगठन के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। निर्वाचन दलीय आधार पर होता है। राज्य परिषद स्विस संघीय व्यवस्थापिका फेडरल असेंबली का उच्च सदन है। जो राज्य परिषद स्विस संघीय व्यवस्थापिका फेडरल असेंबली का उच्च सदन है, इसकी सदन संख्या 44 है। इसका निर्वाचन कैंटनों द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड में 19 पूर्ण कैंटनों में से प्रत्येक से 2 प्रतिनिधि और 6 अर्ध कैंटनों में से प्रत्येक से 1 प्रतिनिधि राज्य परिषद के लिए निर्वाचित होता है। राज्य परिषद के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली कैंटनों की इच्छा पर निर्भर होती है। ये कैंटन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा जनसभाओं द्वारा अपने विधानमंडलों द्वारा निर्वाचन कराकर अपने प्रतिनिधियों को राज्य परिषद के लिए भेज सकते हैं। स्विस संघीय कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं और कार्यपालिका कार्यकाल कितना होता है? स्विस संघीय कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के कितने सदन हैं? या स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के दोनों सदनों के नाम लिखिए। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद जो लोअर हाउस है, निम्न सदन है, और राज्य परिषद उच्च सदन है। स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के द्वारा निर्मित कानूनों पर किस प्रकार की व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड में संघीय सभा के द्वारा निर्मित कुछ विशेष प्रकार के कानूनों पर जनमत संग्रह यानी यहाँ पर रेफरेंडम कराया जाता है, जनमत संग्रह की व्यवस्था है। क्या संघीय परिषद को संघीय सभा के निर्णयों अथवा उसके द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है? नहीं, संघीय परिषद को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य परिषद के सदस्य कितने समय के लिए निर्वाचित होते हैं? राज्य परिषद के सदस्य 4 वर्ष, 3 वर्ष तथा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। राज्य परिषद के सदस्यों पर किस प्रकार का प्रतिबंध है? राज्य परिषद के सदस्यों पर यह प्रतिबंध है कि वे राष्ट्रीय सभा तथा संघीय परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस कार्यपालिका को किस नाम से जाना जाता है? स्विस कार्यपालिका को संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है। किन कैंटनों का स्विस कार्यपालिका में सदैव प्रतिनिधित्व रहता है? बैरन तथा ज्यूरिच का सदैव ही स्विस कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व बना रहता है। क्या परिषद के सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? हाँ, परिषद के सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन लगातार निर्वाचित नहीं हो सकते। संघीय सभा में सबसे अधिक विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? संघीय सभा में लगभग 95% विधेयक, 95% विधेयक संघीय परिषद के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? या स्विस बहुल कार्यपालिका की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है। इस कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन 4 वर्ष के लिए संघीय विधानसभा द्वारा किया जाता है। सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 1 वर्ष के लिए कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यह प्रधान या अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहलाता है। यह बहुल कार्यपालिका ही राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ताधारी परिषद है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की शक्तियां एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 व्यक्तियों की एक समिति में निहित हैं, जिनके सभी सदस्यों की शक्तियां समान होती हैं। यहाँ कार्यपालिका में प्रधानमंत्री नहीं होता। संघीय परिषद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघीय परिषद की 2 विशेषताएं हैं, विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल तथा व्यवस्थापिका द्वारा संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 उपकरणों के नाम लिखिए। संवैधानिक आरंभक कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव और लोक निर्णय पब्लिक डिसीजन। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका कब बनाई गई तथा वह कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका सन 1848 में बनाई गई। यह वार्ड कैंटन की राजधानी लॉसेन नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। क्या संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है? नहीं, न्यायालय को संघीय कानूनों के संबंध में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु न्यायालय कैंटनों के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासन के सभी कार्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और राज्य की वास्तविक सत्ता भी जनता के हाथों में निहित होती है। इस प्रकार की शासन पद्धति से जनता शासन संबंधी नीतियों का निर्धारण करती है या स्वयं निर्माण करती है और विधि निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक आरंभक का अर्थ एवं
परिभाषा लिखिए, आरंभक से आप क्या समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव, संवैधानिक आरंभक का अर्थ स्विट्जरलैंड में संविधान का संशोधन जनता के द्वारा होता है और इस व्यवस्था को संवैधानिक आरंभक कहा जाता है। परिभाषा, आरंभक की परिभाषा करते हुए मुंडो ने कहा है, आरंभक वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मतदाताओं की निश्चित संख्या किसी कानून का प्रारूप तैयार करने की मांग करे, या तो उसे व्यवस्थापिका स्वीकार करे या उस पर जनता का मत प्राप्त करे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम बार गणतंत्र की स्थापना कब हुई। फ्रांस में प्रथम बार गणतंत्र की स्थापना 1793 में हुई। पंचम गणतंत्र का संविधान कब प्रवर्तित हुआ। पंचम गणतंत्र का संविधान 1958 में प्रवर्तित हुआ। ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो हमारी क्लास नंबर 1 है, जहाँ पर मैंने समझा के कराया। देखिए इसमें मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि लगभग 90 के आसपास शॉर्ट क्वेश्चन कराने थे, तो मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ, केवल एक रिवीजन करा रहा हूँ मॉडल पेपर से ही। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया है ज़्यादा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम है, लेकिन मैं बीच में कोशिश करूँगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं उनको इजीली समझाया जाए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं करा चुका हूँ। फ्रांस में प्रथम बार गणतंत्र की स्थापना कब हुई, जो हमारी वीडियो नंबर क्लास नंबर 1 है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट की, वहाँ मैं करा चुका हूँ। पंचम गणतंत्र का संविधान कब प्रवर्तित हुआ, ये सारे मैं करा चुका हूँ वहाँ पर मैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में जो आंसर दे रखे होते हैं थोड़ी सी उनकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसमें दिया नहीं होता है। ये मैं करा चुका हूँ। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ये सारी चीज़ें उसमें करा चुका हूँ मैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। फ्रांस के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं का उल्लेख कीजिए, या फ्रांस के राष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यताएं अनिवार्य हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये भी बात मैंने वहाँ, ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पर करा दिया है, ठीक है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संबंध में संविधान की धारा 44 में केवल एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भूतपूर्व राजवंश का वंशज। यदि आपने वीडियो नंबर 1 देखी होगी तो वहाँ मैंने इसका आंसर कराया है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका मैं यहाँ करा चुका हूँ अच्छे तरीके से। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, यहाँ पर जो 7 वर्ष दे रखा है ये ध्यान रखना, वर्ष 2002 के बाद से 5 वर्ष है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट में करा दिया है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में क्या प्रावधान है। देखिए पंचम गणतंत्र के संविधान की 68वीं धारा में राष्ट्रपति की पदच्युति की व्यवस्था की गई है और इस धारा के अनुसार केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जब राजद्रोह का दोष लगता है तो ही महाभियोग चलाया जा सकता है। दोषारोपण का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है और यदि वह प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाए तो दोषारोपण की जाँच उच्च न्यायालय के द्वारा यानी हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है और इसके द्वारा न्यायालय द्वारा, और इससे न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति पदच्युत हो जाता है। फ्रांस के संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। फ्रांस के हम जानते हैं, एक राष्ट्रीय सभा है, ठीक है, और दूसरा सीनेट है, ठीक है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद के 4 कार्य लिखिए। फ्रांस में संवैधानिक परिषद के 4 कार्य हैं, कानून द्वारा निर्धारण पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन करना और निर्वाचन संबंधी सभी आरोपों की जांच करके निर्णय देना। दूसरा है संसद के किसी भी सदस्य की निर्वाचन संबंधी अनियमितता पर निर्णय देना और तीसरा है जनमत संग्रह की व्यवस्था तथा उसके परिणाम की घोषणा करना। ये फ्रांस के संवैधानिक परिषद के कार्य हैं। और यदि चौथा है, यदि सरकार प्रार्थना करेगी कि परिषद इस बात पर निर्णय दे कि राष्ट्रपति असमर्थ हो गया तो परिषद इस प्रश्न पर निर्णय देगी। फ्रांस में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन कर सकता है। फ्रांस में मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की मंत्री परिषद की पदच्युति की प्रक्रिया क्या है, जो मंत्री परिषद होती है। तो देखिए जब प्रधानमंत्री सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का त्यागपत्र प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की पदच्युति भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हमें इतनी ही इसमें चीज़ ध्यान रखनी है। अब वैसे फ्रांस वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो नंबर 1 में करा चुका हूँ, ठीक। देखिए यहाँ मैंने ना समझाया नहीं है, यहाँ मॉडल पेपर है और उसको ही केवल एक बार रिवाइज़ किया है जिससे कि एक बार सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारी नज़रों के सामने को निकल जाएँ, ठीक है। तो अगली बार जब कभी, खैर अभी आपका तो एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर में जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली समझा करके सारे क्वेश्चंस उनके लिए करा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। उम्मीद है इस वीडियो में यदि आपको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया तो इससे घबराइएगा मत, ये मैंने केवल रिवीजन के लिए ये चीज़ बनाई थी। वैसे मुझे इस तरह से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि बिना समझा ऐसे बताना, पढ़ देने जैसा होता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि केवल हिंदी वालों के लिए, और यदि किसी को नहीं इसमें इंटरेस्ट है तो वो शुरुआत में ही इस वीडियो को स्किप कर सकता था। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।